हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में अब हम पहुंच गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल के एक दूसरे खंड पर। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के पहले खंड में हमने क्या देखा था, सारी की सारी सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब आते हैं वैदिक सभ्यता पर। ठीक है, कहाँ आते हैं, वैदिक सभ्यता। देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ आपको याद दिला दूं कि जो सिंधु सभ्यता थी ना, वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता है वो कैसी है, ध्यान रखना, ये ग्रामीण सभ्यता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत की, ठीक है, भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता कौन सी रही है, तो ध्यान रखना उसका नाम रहेगा वैदिक सभ्यता। और आगे चर्चा करें, इस सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है। कहां पर, वेदों में। अगर वेदों की, वैसे तो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर भी मैं रफली नाम बता दे रहा हूं। नंबर 1 ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऐसे वेद हैं 4। फिर आगे चर्चा करें तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। ठीक, और आगे चर्चा करें तो आर्य है क्या। ठीक है, आर्य क्या है। आर्य, देखो, आर्य एक शब्द है जो भाषा को इंगित करता है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, नॉर्मली भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। लेकिन ध्यान रखना, जो है क्लासिकीय संस्कृति, क्लासिकीय मतलब जो पुरानी संस्कृतियां, उनके अनुसार देखें तो इसका अर्थ होता है एक उच्चतम व्यक्तित्व। ठीक है, एक उच्चतम व्यक्तित्व। क्या होता है, एक उच्चतम व्यक्तित्व होता है। तो ये भी ध्यान रखना। और सामान्यतः वैदिक सभ्यता की बात करें, ठीक है, वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक साहित्य की, तो इसकी रचना का श्रेय किसको जाता है, आर्यों को ही जाता है। अब देखिए, आर्यों के मूल निवास की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है एल.डी. कल्ल। क्या नाम है, एल.डी. कल्ल। इन्होंने कहा है कि जो आर्य थे ना, आर्य, ये कहां के रहने वाले थे, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहां के, जम्मू कश्मीर तथा हिमालय के, ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र के रहने वाले थे। किसने कहा ये बात कही, एल.डी. कल्ल ने। याद कैसे रखोगे, देखो, हिमालय की बात हो रही है ना, हिमालय की, तो हिमालय में एक जगह कुल्लू है ना, तो उस कुल्लू से याद रख लेना, कुल्लू, इसे कुल्लू समझ लेना और ये हिमालय हो जाएगा, तो आसानी से याद हो जाए। मैं रिलेट कर करके बताते जा रहा हूं ताकि आसानी से याद हो सके। और आगे चर्चा करें पंडित गंगानाथ झा। देखो, पंडित गंगानाथ झा की अगर बात करें ना, तो इन्होंने कहा महर्षि देश। अब आपके लिए ना ये शब्द ही नया हो गया होगा, क्या है, महर्षि देश। मैं इसकी डिटेल में भी चर्चा करूंगा, फिलहाल ये समझ लो कि गंगा, ठीक है, गंगा और उसकी सबसे बड़ी सहायक यमुना, इसका जो दोआब क्षेत्र है ना, उसी को महर्षि देश कहते हैं। ठीक है, तो गंगा से संबंधित है और नाम क्या है, देखो, गंगानाथ, तो गंगा से गंगा रिलेट कर लेना। ठीक है, और आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे बात करें तो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। क्या है, अविनाश चंद्र दास। तो एक चीज ध्यान रखना, अविनाश मतलब, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं, देखो, अविनाश मतलब नाश की ध्वनि आती है ना, है ना, और गांव में अक्सर बोलते हैं तेरा सत्यानाश हो जाए, तो सत्या से याद रखना। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश। कहां, सप्त सैंधव प्रदेश। अब सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, ये भी आपके लिए बिल्कुल हुआ जैसा शब्द हो गया होगा। तो सुनो, सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें ना, तो 7 नदियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, 7 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती और सिंधु है। इन 7 नदियों के क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। और आगे बात करें तो ध्यान रखना, डी.एस. त्रिवेदी। क्या नाम है, डी.एस. त्रिवेदी। तो इस शब्द को पकड़ो, क्या लिखा है, त्रिवेदी। ठीक है, त्रिवेदी। तो एक स्थान है जिसका नाम है वेदिका प्रदेश। क्या है, वेदिका प्रदेश। अब वेदिका प्रदेश क्या है, अरे वर्तमान में जो मुल्तान है ना, उसी को देविका प्रदेश कहते हैं। क्या, मुल्तान, यहां लिख दे रहा हूं, मुल्तान। ठीक है, जो वर्तमान में मुल्तान है उसी को क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, वेदिका प्रदेश कहते हैं। ठीक है, देविका, अच्छा, कहीं कहीं इसका नाम देविका भी मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना, देविका और वेदिका दोनों मिलता है। ठीक है, तो देविका त्रिवेदी, इस वेदी से पकड़ लेना। फिर आगे बात करें तो गार्डन चाइल्ड नाम का एक व्यक्ति था। कौन, गार्डन चाइल्ड नाम का व्यक्ति। इसने कहा कि जो दक्षिणी रूस है ना, ठीक है, दक्षिणी रूस, वहां से आर्य आए थे। तो याद रखना, अगर हम गार्डन चाइल्ड की बात करें तो दक्षिणी रूस, ठीक है, वो ऑप्शन में साइबेरिया वगैरह दे तो समझ जाना। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है ये,
ठीक है, आईएमपी है। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, कहां से आए थे? मध्य एशिया, जिसे अपन माइनर एशिया भी कहते हैं। ठीक है, कहां से आए थे? मध्य एशिया। चलो, तो यहां तक समझ गए होंगे। और कुछ विद्वान थे जैसे कि दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत के थे। कहां के? तिब्बत, जो वर्तमान में चाइना ने कब्जा लिया ना, वो। अच्छा, हार्ट एवं पेन का, देखो शब्द पकड़ो। जब भी अपन ज्यादा किसी के पास पैसे देखते हैं, जलन टाइप की होती है, हार्ट में क्या होता है? पेन होता है। क्या होता है? हार्ट में पेन। किसको देखकर? मनी, यानी कि जर्मनी। ठीक है, किसको देखकर होता है? जर्मनी को देखकर। फिर उसके बाद गाइल्स की अगर बात करें तो ध्यान रखना, गाइल्स की बात करें तो गाइल्स को ये मान लो कि गर्ल, यानी कि लड़की, याद करने के लिए बता रहा हूं, है तो लड़की। और लड़कियों को क्या लगती है? भूख ज्यादा लगती है ना। तो ध्यान रखना, एक देश है जैसे अपन कहते हैं हंगरी। ठीक है, क्या कहते हैं? हंगरी। भूख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंगरी। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। एक बात बताओ, मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखना। ठीक है, आईएमपी है बाल गंगाधर तिलक। एक बात बताओ, तिलक को लगाते कहां है? बिल्कुल माथे पर लगाते हैं ना। और पृथ्वी का माथा कहां है? ये पृथ्वी का माथा उत्तरी ध्रुव है। और ये तो इनका कहना है, पंडित बाल गंगाधर तिलक महाराज का, कि जो आर्य थे वो कहां से आए? अरे उत्तरी ध्रुव से। कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से। तो देखिए, ये ओवरऑल आप समझ चुके होंगे, बेसिक सी चीजें हैं। अब देखते हैं कि जो मतलब वैदिक सभ्यता है अपनी, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद काल की अगर बात करें ना, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऋग्वेद काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, या इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। और सेकंड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप सन क्यों नहीं बताते? तो सुनो, अगर मैं टाइम इसलिए नहीं बताता क्योंकि एक वीडियो टाइम की रहेगी जिसमें मैं फर्स्ट से लास्ट तक आपको बताऊंगा ना, सीधा याद ही करा दूंगा। ठीक है, तो टाइम को अभी भूल जाओ, मैं सारा याद करा दूंगा, मगर अभी यहां पर फोकस करो। देखो कितने भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 चर्चा करें ऋग्वैदिक काल, या इसी को हम पूर्व वैदिक काल यानी पहले वाला भाग मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आ जाएगा अपना क्या? उत्तर वैदिक काल। फिर क्या आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले यही आया था, तो अपन भी इसी को पढ़ लेते हैं, है ना। तो ऋग्वैदिक काल की चर्चा अपन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने बता चुका हूं कि वेद कितने होते हैं? 4। उनमें से पहला वेद और सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ठीक है, इसकी रचना इसी काल में हुई। तो ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है यह पूर्णतः ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद क्या है, कितने मंडल हैं, कौन से इतिहास से संबंधित है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। प्रत्येक मंडल को क्रमवार पढ़ते हुए चलेंगे, क्या क्या है देखते हैं। 10 तो मात्र 10 मंडल है। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई है, जाहिर सी बात है इस काल में होगी। फिर आगे चर्चा करें, इस काल में लोह का मतलब लोह यानी कि आयरन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। तो मतलब ये है कि यहाँ पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। समझ गए? इसके बाद होगा। फिर आगे चर्चा करें कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ठीक है, याद रखना किसमें? नदी सूक्त में कितनी नदियों का जिक्र है? रे दद्दा 21 नदियों का जिक्र है। ठीक है, कहाँ? ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का जिक्र है, 21 नदियों का जिक्र है। और उनमें से ध्यान रखना, ठीक है, ये हो गया क्या अपना? इंडिया। ठीक है, बड़ा बना दे रहा हूं मैं। ये हो गया क्या अपना? इंडिया, है ना। अब देखते हैं कि कौन सी नदी कहां पर है। ठीक है, तो यहां से तो अपन को ये इंडिया हो गया, और यहां से हो जाएगा क्या? पाकिस्तान अपना पिल्ला है, और यहां से हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा सारा का सारा क्षेत्र क्या? अफगानिस्तान। तो देखो ये क्या कहता है कि सबसे पश्चिम में, पश्चिम अगर डायरेक्शन की बात करें तो सीधे हाथ पर क्या होता है? यानी कि आपका सीधा हाथ, मेरा नहीं। ठीक है, हाँ, आपका सीधा हाथ पर जो दिशा रहेगी वो होती पूरब। तो ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखो सबसे जो क्या बोलते पूर्वी नदी थी ना, वो मानी जाती है कौन सी? गंगा। यहां से निकल कर कुछ इस प्रकार से बहती है। कौन सी नदी मानी जाती है? गंगा मानी जाती है। ठीक है, पूर्वी नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा मानी जाती है। ये हो गई अपनी गंगा। और पश्चिमी नदी की बात करें ना, तो ध्यान रखना, हालांकि वो अफगानिस्तान से फिर कहाँ आ जाती? पाकिस्तान आ जाती है, और सिंधु में आकर मिलती है। हाँ, उस नदी का नाम है
ठीक है। देखो नाम तो उस नदी का काबुल है, लेकिन ऋग्वेद में उसे क्या कहा गया, तो ध्यान रखना ऋग्वेद में उसे क्या कहा गया है, कुभा कहा गया। क्या कहा गया, कुभा, और कहीं कहीं बुक में कुंभा भी मिलता है। तो ध्यान रखना ये वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इसे काबुल नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ काबुल। कौन सी नदी, काबुल। ठीक है। तो अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो क्या हो जाएगी, गंगा नदी, और पश्चिमी सीमा की बात करें तो काबुल, पुराना नाम कुंभा या कुभा। चलो और आगे चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान ऊपर वाला, अफगान जलेबी, 4 नदियां हैं अफगानिस्तान की प्रमुख जो ऋग्वेद में जिनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखते हैं। और वो चारों नदियां पाकिस्तान में आकर सिंधु से मिल जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां। क्रुमु, ठीक है, क्रुमु जिसे हम क्या कहते हैं, कुर्रम। क्या कहते हैं, कुर्रम। ठीक है, आप और एनसीईआरटी की मानो ना तो खुर्रम नाम मिलता है, खुर्रम है। फिर उसके बाद कुबा, कुबा का नाम आपको पता चला ही गया, काबुल। और आगे बात करें तो गोमती, वर्तमान में हम इसे कहते हैं गोमल। क्या कहते हैं, गोमल कहते हैं। ठीक है, और एक हो जाएगी क्या, सुबास्तु, यानी कि वर्तमान में स्वात। अरे ये किसकी सहायक है पता है, यहाँ से एक नदी आती है जिसे अपन कहते हैं सिंधु, यहाँ से सीधी अरब सागर तक आती। तो यहाँ से एक नदी ये आती है, कौन सी, सुबास्तु, अपन कहते हैं इसे स्वात। इसी स्वात नदी में एक घाटी है जिसे कहा जाता है स्वात घाटी। पता है वो पाकिस्तान का स्वर्ग है। मुझे पढ़कर बड़ा अजीब सा लगा कि पाकिस्तान में भी कोई स्वर्ग हो सकता है। चलो चलो आगे बात करते हैं। तो इनके नाम याद रखना, क्रुम मतलब कुर्रम, कोबा मतलब काबुल, गोमती मतलब गोमल, और सुबास्तु मतलब स्वात, है ना। कोई दिक्कत, दुख दर्द, समस्या, और सिंधु को सिंधु ही कहा गया। ठीक, और आगे देखें। और यहीं पर सप्तसेंधव प्रदेश है ना। अभी भी चर्चा कर चुके हैं अपन, सप्तसेंधव प्रदेश क्या है। तो सप्तसेंधव प्रदेश किसे कहते हैं, इस तरफ से जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास 5 नदी मिलेंगी ना, उन्हीं के साथ एक नदी और मिलेगी सरस्वती, और एक नदी हो जाएगी कौन सी, अरे सिंधु। ये 7 नदियां मिलकर जिस प्रदेश का निर्माण करती हैं, जो दोआब क्षेत्र कह लो या ड्रेनेज कह लो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सप्तसेंधव प्रदेश कहते हैं। इसमें 7 नदियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सुनो, सरस्वती, अब वितस्ता, अश्किनी, परुषणी, सतुदी, विपाशा और सिंधु। अब तुम्हारे दिमाग दौड़ेगा, कहेगा सर अब तो कुछ और नाम ले रहे हो। सुनो, वितस्ता मतलब झेलम, अश्किनी मतलब चिनाब, परुषणी मतलब रावी, और सतुदी मतलब सतलज, और विपाशा मतलब ब्यास। तो कहो तो मैं यहीं लिख दे रहा हूं, ये हो गई अपनी ब्यास। ठीक है, परुषणी मतलब रावी, कौन सी, रावी, और ये हो जाएगी चेनाब या चिनाब। ठीक है, वितस्ता मतलब झेलम, कौन सी, झेलम, और सतुदी मतलब सतलज, कौन सी हो जाएगी, सतलज, लज। तो यहां तक समझ गए होगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे चर्चा और करते हैं। ये आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं। देखिए ऋग्वेद की अगर बात करें तो यमुना का, यहाँ पर यमुना नदी जो है ना, उसका 3 बार प्रयोग, मतलब उस शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, यमुना शब्द का। और गंगा शब्द का प्रयोग सिर्फ 1 बार हुआ, मतलब उल्लेख कितनी बार मिलता है, 1 बार मिलता है। किसका, गंगा। और यमुना की अगर बात करें तो कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। और सुनो, और आगे चर्चा कर रहे हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी का, मतलब सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का। ठीक है, ध्यान रखना, ऋग्वेद में सिंधु, ठीक है, इंडस, सबसे अधिक क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, सिंधु नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नहीं कहा। ठीक है, पवित्र कोई और नदी मानी उन्होंने। ठीक है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका एक उपनाम दिया गया और इसे हिरण्यनी कहा गया। क्या कहा गया, हिरण्यनी। ठीक है, किसे कहा गया, सिंधु को कहा गया। क्यों कहा गया, आर्थिक महत्व के कारण। और ये जाकर कहां मिलती है, जाकर मिलती है परावत। अब कहोगे सर ये कौन सी बला है, अरे वर्तमान में अपन इसे क्या कहते हैं, अरब सागर। ठीक है, अरेबियन सी, क्या कहते हैं, अरब सागर। तो अरब सागर में जाकर ही मिलती है। ऋग्वेद में अरब सागर को किस नाम से मतलब संबोधित किया गया,
परावत क्वेश्चन बन सकता है, और ध्यान रखना फिर अच्छों से नहीं बनेगा। ठीक, तो और आगे चर्चा करते हैं कि आर्यों ने सबसे पवित्र नदी किसे माना, तो ध्यान रखना सरस्वती को माना। ये तो 50 बार बन चुका है, और इसे कुछ उपनाम भी दिए गए जैसे कि मातेतमा, नदीतमा तथा देवीतमा। ठीक है, मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा, देवीतमा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नदियों में सर्वोच्च, कभी अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, तो लिखा नहीं मैंने, लिखना हो तो लिख लेना। ठीक, और आगे चर्चा करें, यहीं पर कश्मीर की एक नदी है। ठीक है, कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मरुधा। क्या नाम है, मरुधा। इसका भी यहां पर उल्लेख मिलता है। चलो और आगे चर्चा करते हैं। तो देखो, जब मैं आर्यों का मूल स्थान बता रहा था तब मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, महर्षि प्रदेश। तो देखो क्या है वो, हाँ, यमुना तथा गंगा के दोआब क्षेत्र को आर्यों ने क्या कहा, अरे आर्यों ने उसे महर्षि प्रदेश नाम दिया। क्या नाम दिया, महर्षि प्रदेश। गंगानाथ याद आ रहा है, नहीं, हाँ, आर्यों ने हिमाचल और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा। क्या कहा, मध्य देश। तो ये भी याद रखना। अब कहाँ है मध्य देश, देखो ये मान लो ये हो गया अपना हिमालय। ठीक है, ये हो गया हिमालय, हिमालय क्षेत्र हो गया। अब हिमालय क्षेत्र हो गया तो यहां पर है कौन सी श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। इसी के जस्ट नीचे कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा हो जाएगी, बीच में से नर्मदा नदी बहती पश्चिम की ओर, है ना। इस सारे के सारे क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, इस सारे के सारे क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया है। अरे क्या नाम दिया है, ध्यान रखना, मध्य देश कहा है। और ये किसका दोआब क्षेत्र है, ये गंगा नदी और उसकी सहायक यमुना का दोआब क्षेत्र। और इस दोआब क्षेत्र को ऋग्वेद में किसका नाम दिया गया है, तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में से कहा गया महर्षि प्रदेश। ठीक है, महर्षि प्रदेश इस दोआब क्षेत्र को कहा गया। लेकिन यहां से मतलब जो हिमालय है उसके नीचे और विंध्याचल के ऊपर, यानी कि उत्तर में, हिमालय के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर का बीच का सारा क्षेत्र, उसमें दोआब क्षेत्र भी आ जाता है। और दोआब के अलावा थोड़ा बहुत क्षेत्र है वो भी आ जाता है। सारा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य देश कहलाता है। ठीक, और आगे चर्चा करें तो कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत पर क्या विजय प्राप्त कर ली और नाम दे दिया आर्यवर्त। क्या नाम दे दिया, आर्यवर्त। ये आज भी हमारे इंडिया का नाम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे अपन और चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद में क्या क्या है, कितने मंडल हैं, कब जोड़े गए, कौन सा पहले था, कौन सा बाद में आया, सारी की सारी चर्चा करेंगे। ओके।